हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो हो जाएगा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार। इस पर आपकी चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगी। कुछ चैप्टर बड़े होंगे तो 2 या 3 पार्ट में कवर कर लिए जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह की वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाता है कि जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं, आपको जिसके प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है, बीमा क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बीमा का मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, तो आगे हम कितने टाइप्स के रहते हैं, किस तरह के हैं, वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो मेन है बीमा के बारे में जानना कि बीमा क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि बीमा होता क्या है, बीमा के बारे में, इंश्योरेंस क्या है, तो आजकल तो काफी कॉमन वर्ड हो चुका है इंश्योरेंस। आप हम सभी लोग जानते हैं इंश्योरेंस के बारे में कि जो भी हमें रिस्क है, जिस चीज का भी जोखिम होता है, उसके लिए हम उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ कंपनीज होती हैं, वहां पर हम जाकर अपना बीमा करवा सकते हैं। हेल्थ का करा सकते हैं, फायर इंश्योरेंस होता है आपका, जीवन बीमा होता है, जो व्हीकल्स वगैरह होती है उनका भी बीमा हो जाता है। तो बहुत तरह के अब तो बीमा होते हैं। तो वही है कि जो हम जिस भी चीज में रिस्क है, जोखिम है, अनिश्चितता है, असर्टेनिटी है, आप नहीं जानते जिसके बारे में, तो उसके लिए भविष्य में जो भी जोखिम हो सकते हैं उन सब के लिए हम बीमा करा सकते हैं। अब आ जाता है कि बीमा की डिफिनेशन देखें कि आपकी बुकिश नॉलेज में क्या दे रखी है। तो इसको 2 तरह से दिया गया है, एक बीमा कार्यों के दृष्टिकोण से और दूसरा हो जाता है संविदा के दृष्टिकोण से। यानी कि बीमा या इंश्योरेंस जिस तरह के कार्य कर रहा है, जो जो कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या डिफिनेशन हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बीमा उस प्रणाली को कहा जाएगा जिसके द्वारा किसी जोखिम विशेष से सुरक्षा प्रदान की जाती है, कि किसी तरह का कोई रिस्क है उससे आपको सुरक्षा दी जा रही है, वो हो जाता है बीमा। एक बड़ी संख्या के व्यक्तियों में प्रत्येक से अपेक्षाकृत अल्प राशि का विदाई लेकर उससे ऐसे व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है जिनको उस जोखिम से हानि या क्षति होती है। यानी कि बीमा तो बहुत लोग कराते हैं, तो उस कराए हुए बीमे में क्या रहता है कि सब लोग प्रीमियम देते हैं। एक प्रीमियम की राशि जो होती है, जो उनको देनी होती है, लेकिन उन सबका एक साथ तो बीमा की क्षतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो अलग अलग जैसे जैसे जिसकी जरूरतें पड़ती जाती हैं, या जिसको भी जो भी कंडीशंस के साथ बीमा किया गया है, वो कंडीशन अगर आ रही है, जैसे फायर इंश्योरेंस से अगर अग्नि बीमा कराया गया है और अग्नि से आग लग जाती है, अगर माल को या किसी तरह के गुड्स को किसी तरह की हानि पहुंच रही है, तो वहां पर उसको वो राशि दी जाएगी। वो क्लेम करेगा, दावा करेगा, उसको वो राशि क्षतिपूर्ति दी जाती है। वो हो जाता है आपका बीमा। डिफिनेशन की अगर हम बात करें कि बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। सर विलियम बेवरिज ने डिफिनेशन दी थी कि जो जो भी जोखिम हुआ है सामूहिक रूप से वहन करा जा रहा है। वो कौन वहन करेगा? जो आपकी बीमा कंपनी होती है, जिसने की क्षतिपूर्ति के लिए आपको वायदा दिया होता है, वो वहन करती है। बीमा एक योजना है जिसके द्वारा लोग बड़ी संख्या में संयुक्त होकर व्यक्तियों की जोखिमों को सबसे ऊपर अंतरित कर सकते हैं। वो हो जाएगी जॉन मैगी की। तो डिफिनेशन देख लीजिए, कम से कम बहुत छोटी छोटी डिफिनेशन हैं, अगर आप याद करेंगे तो आसानी से हो जाएंगी। और एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछता है कि कितने तरह का बीमा होता है, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको डिफिनेशन आपको दे सकता है और पूछेगा कि किसकी है, तो वहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि बीमा एक साधन है जिसके द्वारा कुछ की हानियां बहुतों में बढ़ जाती है। डिस्टेंस ने डिफिनेशन दी है। फिर आ जाता है कि जो संविदा संबंधी परिभाषा कॉन्ट्रेक्चुअल डिफिनेशन है, ये तो आपकी कार्यों की बेसिस पे थी, जोखिम से सुरक्षा देना मेन काम है बीमा का, उसके आधार पर डिफिनेशन थी। अब आ जाता है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो बीमा हम कर रहे होते हैं, इंश्योरेंस होता है, एक तरह से है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही। कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, संविदा होती है। एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकृति देता है, तो एक आपस में ठहराव बनता है। ठहराव जब किसी वैध काम के लिए होगा और जो भी राजनियम है या जो लॉ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको परिवर्तन ही कराया जा सकेगा, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, संविदा बन जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें कह रखा है कि संविदा के अनुसार एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी आकस्मिक घटनाओं, यानी कि आप उनके बारे में नहीं जानते भविष्य में, जैसे कि आग लग सकती है, आपको ये अंदेशा है, लेकिन कब लगेगी, एग्जैक्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, आपको इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। या जो जीवन बीमा कराया जा रहा है, तो किसी के जीवन का कोई भी अंदाजा नहीं होता ना कि कितने टाइम तक उसकी लाइफ रहेगी, तो आपको आइडिया नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भविष्य में हो जाए तो कैसे आप उसको उससे सेफ्टी ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं अपनी फैमिली को। या अगर आप चिकित्सा बीमा ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहां पर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको कुछ कंडीशंस के अंडर में प्रोवाइड कराती है उसकी राशि को।
तो उन सारी चीजें आकस्मिक होती हैं, उनके बारे में आप नहीं जानते, तो उनके दुष्परिणामों से सुरक्षा प्राप्त करने का वचन देती है, प्रॉमिस करती है। तो इस तरह से बीमा क्या हो जाता है, ये बीमा की एक लीगल डेफिनेशन कहेंगे, इंश्योरेंस की एक लीगल डेफिनेशन है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस तरह का बीमा हो जाता है संविदात्मक परिभाषा या संविदात्मक बीमा। अब क्या हो जाएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, दो पक्षकार होते हैं, एक पक्षकार जो बीमा करा रहा होगा, दूसरा पक्षकार जो बीमा कर रहा होगा। तो जो बीमा करा रहा है या फिर जो भी व्यक्ति है जिसका बीमा हो रहा है वो क्या कहलाता है, वो हो जाता है बीमादार या फिर बीमा कर, इंग्लिश में से इंश्योर्ड बोलते हैं। तो क्लियर कर लीजिएगा, आगे ये बार बार यूज होंगे वर्ड्स, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। जिसका बीमा किया जा रहा है वो व्यक्ति बीमादार या फिर बीमाकृत कहलाता है, बीमित कहलाता है, इंश्योर्ड। और जो व्यक्ति बीमा कर रहा है या फिर जो कंपनी उसका बीमा कर रही है, उसके जोखिम को एक्सेप्ट कर रही, ग्रहण कर रही है, वो बीमादाता या फिर बीमाकर्ता कहलाती, इंश्योरर कहलाती है। तो क्लियर कर लीजिएगा। और जो प्रतिफल होता है वो आपका कंसिडरेशन हो जाता है, उसे प्रीमियम कहते हैं। और जो संविदा जो उसकी शर्तें होती, कंडीशंस होती हैं, उसको आप लिखते हैं जिस दस्तावेज पर, जिस डॉक्यूमेंट पर, वो बीमा पत्र या फिर पॉलिसी कहलाता है। तो ये सारी चीजें क्लियर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं, समझ लीजिए कि पेपर हो रहा है तो 5-6 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बीमा कौन करता है या जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, या फिर प्रतिफल क्या होता है, प्रीमियम हो जाएगा, जिससे दस्तावेज पर शर्तें लिखी होती वो क्या हो जाएगा, वो पॉलिसी हो जाएगा। तो ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा का अर्थ क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी प्रकृति पर, कि क्या इसका नेचर होता है। इसके नेचर की हम बात करें तो बीमा क्या हो जाएगा, किसी विशिष्ट जोखिम से सुरक्षा पाने के इच्छुक व्यक्तियों के पूरे समुदाय से संबंधित है और यह मूलतः एक सहकारी व्यवस्था है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी एक व्यक्ति को जोखिम हो सकता था, जब इंश्योरेंस कंपनी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक व्यक्ति से तो बनी नहीं है, उसमें बहुत से उसके शेयर होल्डर्स होंगे, बहुत से उसके ट्रस्टीज होंगे, सब मिल करके उस कंपनी को चला रहे होंगे। तो उस जोखिम को जो एक व्यक्ति पर था, उन सारे व्यक्तियों पर क्या होता है, संयुक्त रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है, या फिर वो उसको स्वतः ही एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे पॉलिसी ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक सहकारी व्यवस्था है। फिर दूसरा पॉइंट है कि बीमा मुख्यतः क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है, कंपनसेशन की व्यवस्था है। क्लियर है कि जो क्षति आपको हो रही है उसका भुगतान करेगी जो बीमा कंपनी होती है। फिर आएगा बीमा संभावित सिद्धांत और महांक सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था। ये भी एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बीमा किस सिद्धांत पर आधारित है, ये संभाव्यता सिद्धांत पर या फिर महांक सिद्धांत पर आधारित है। संभाव्यता सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्या हो सकता है, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है वो इसी पर तो पूरी तरह से डिपेंड है कि क्या हो सकता है, क्योंकि आपको कंफर्म तो कुछ नहीं होता, जो आप पास सूचनाएं होती हैं पूरी तरह एक्यूरेट नहीं होती हैं। आपको ये होता है कि जितने भी आप आंकड़े देखेंगे जहाँ पर भी पब्लिश करे जाते हैं, साथ में लमसम लिखा होता है, लगभग लिखा होता है, कहीं पर भी एक्यूरेट नहीं बताया होता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं भविष्य के लिए जो हम अनुमान लगा रहे होते हैं, सिर्फ ये एक आपके पूर्वानुमान होते हैं, 100% एक्यूरेट नहीं होते, इसीलिए लमसम या लगभग शब्द लगा रहता है। तो ये आपके संभाव्यता सिद्धांत पर कि भविष्य में क्या हो सकता है और महांक सिद्धांत पर आधारित है। अब ये दोनों सिद्धांत क्या होते हैं, आगे के जो चैप्टर्स आएंगे वहां पर हम डिटेल में इसको समझेंगे। फिर आ जाता है बीमा ना जुआ है ना दान है। जुआ तो हानि भी पहुंचा सकता है और लाभ भी दे सकता है, लेकिन बीमा हानि लाभ की व्यवस्था नहीं है। बीमा केवल हानि होने पर उनकी पूर्ति करने का साधन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या बीमा एक जुआ है, तो बीमा किसी भी तरह की गैम्बल नहीं है, गैम्बलिंग में नहीं आता, न ही एक तरह की डोनेशन है, न ही आपको जो हानि हो रही है तो या फिर हानि पहुंचा सकता है या फिर लाभ दे सकता है, दोनों में से कुछ नहीं है। ये क्या करता है कि जो हानि आपको हो सकती है या हो रही है या हो चुकी है, उससे सिर्फ आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक क्षतिपूर्ति देता है। तो ये किसी भी तरह का कोई भी गैम्बलिंग नहीं है, केवल हानि की पूर्ति करने का एक साधन है। एक उसका एक पॉइंट है कि आप उससे अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो किसी भी तरह की अगर क्षतिपूर्ति हानि हो रही है तो उसकी क्षतिपूर्ति आपको कंपनी से मिल जाती है। फिर आ जाता है बीमा जोखिमों के समाधान के अनेकों तरीकों में से एक तरीका है, लेकिन सभी जोखिम जो होते हैं वो बीमा योग्य नहीं होते हैं और इसकी भी अपनी एक सीमा होती है, यानी कि आवश्यक शर्तें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके अंडर में आकर के अगर काम होगा तभी उसकी जो क्लेम होता है वो सक्सेसफुल रहेगा और आपको उस राशि को दिया जाएगा। अगर क्लेम सक्सेसफुल नहीं रहता तो वो राशि आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या रहता है कि बहुत से जोखिम तो होते हैं लेकिन सबका बीमा नहीं कराया जा सकता, कुछ ऐसे जोखिम ही है जिनका बीमा होगा। आगे किस तरह के होते हैं, क्या प्रकार होंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसे। तो ये हो गया आपका कि क्या नेचर होता है, क्या प्रकृति होती है।
इससे बहुत से आपके क्वेश्चंस बने, आपने आई होप आपने इसको पॉइंट नोट कर लिए होंगे सारे। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट की बीमा के कार्य, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, कि बीमा क्या कार्य करता है। बीमा के कार्यों की अगर हम बात करें तो इसको आप दो तरह से बांट सकते हैं। एक आते हैं इसके जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, प्रधान कार्य, दूसरा हो जाते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शंस यानी कि गौर कार्य। तो प्राइमरी फंक्शन जो कि मेन रूप से ये करता ही है, तो पहला तो हो जाता है निश्चितता प्रदान करना उन सारी चीजों के लिए जो इसके लिए आप पहले से सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, जो अनसर्टेन है उनके लिए निश्चितता देना कि अगर भविष्य में इससे रिलेटेड कोई भी जो प्रतिकूल घटनाएं होती हैं या अनिश्चितता होती है तो ये उसको कम करता है या फिर उसकी निश्चितता देता है। जिसका मेन काम ही यही होता है कि जोखिम जो भी रिस्क है उसमें जो भी लॉस होगा, हानि होगी, उसकी जो अनिश्चितता है उसको कम किया जा सके, जैसे कि भविष्य में होने वाली हानि से आसानी से हम निपट सके या उसका निपटारा किया जा सके। फिर आ जाता है सुरक्षा प्रदान करना, कि बीमा निश्चितता प्रदान करने के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें बहुत तरह के लाइफ जो इंश्योरेंस होगा तो लाइफ के रिस्क तो रहते ही हैं, हर किसी के साथ कुछ भी कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो आपको पहले से नहीं पता है, इस वजह से वो चीजें क्या रहती हैं, अनिश्चितता रहती हैं। और हमको क्या रहता है कि एक हमेशा एक डर रहता है। तो लाइफ इंश्योरेंस LIC के लिए तो टैगलाइन ही यही यूज की जाती है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, कि अगर आप नहीं भी हैं, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है तो उसकी जो भी राशि मिलती है आपके बाद आपकी फैमिली को, तो उससे वो आसानी से अपना आगे के जीवन को सही से जी पाती है। तो यही चीज इसमें यूज होती है एक तरह से, कि आप ये सोचते हैं लाइफ इंश्योरेंस का एज पहले कि पहले कि अगर हम कल को नहीं होंगे तो आपको जो राशि मिलनी है उससे आपकी फैमिली का आगे का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो ये क्या तरह से क्या रहता है, सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ्टी देती है। फिर आ जाता है जोखिमों का वितरण। तो कैसे जोखिमों का वितरण होता है अभी मैंने आपको समझा ही दिया कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक व्यक्ति से नहीं चल रही, बहुत से लोग मिल करके चला रहे होते हैं। तो जो जोखिम या जो रिस्क है उससे जो हानि होगी वो सिर्फ आपकी है। आपने अगर वो राशि आपने पॉलिसी ले रखी है तो बाकियों में भी बढ़ जाती है। फिर आ जाएगा अब इसके सेकेंडरी फंक्शंस, मेन इसके 3 फंक्शंस हैं, अब इसका सेकेंडरी फंक्शन पे आते हैं। पहला फंक्शन क्या हो जाता है, पूंजी सुलभ करना। पूंजी सुलभ करने का मतलब यहाँ पर ये रहता है कि बीमा की सुविधा न होने पर जो प्रत्येक व्यक्ति है अपनी हानि की पूर्ति क्या करेगा, स्वयं ही वित्तीय साधनों से करेगा, उसका जो भी उसका अपने साधन होते हैं उनसे ही वो मैनेजमेंट करेगा। इसमें रहेगा कि काफी जो उसकी पूंजी होती है फंड नष्ट हो जाता है। एक तरह से होता है एक्चुअल में ये है कि जो आप राशि को प्रीमियम को जमा करते रहते हैं, जो भी आपने पॉलिसी ले रखी है उसमें, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उसका क्या करती हैं, उस फंड का वो इन्वेस्टमेंट करती हैं आगे, जिससे कि ये रहता है कि उससे कहते हैं ना पूंजी का निर्माण होना, कि कैपिटल फॉर्मेट फॉर्मेशन होने का काम करती है। जिससे कि एक आपकी छोटी छोटी जो जमाएं होती हैं, आपकी छोटी छोटी जो बचतें होती हैं, उसको बड़ी बचत में कन्वर्ट करके, जो कि आप प्रीमियम के तौर पर उसे दे रहे हैं, उसको इन्वेस्ट करके उससे पूंजी निर्माण का कार्य करती है। और उसमें ये रहता है कि बीमा साख प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि उसके आधार पर क्या रहता है, बीमा पॉलिसी के आधार पर ऋण आसानी से मिलने की सुविधा रहती है। अगर आपने कहीं पर कोई संपत्ति है उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, जैसे कि आपकी व्हीकल है, आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है उसका, तो अगर आप उसके लिए लोन ले रहे हैं तो आसानी से मिल जाता है। ये हो जाता है उसकी पूंजी सुलभ करना, यानी कि ये गौर कार्य पहला। दूसरा आ जाएगा व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना। तो बिजनेस में बहुत तरह के जोखिम रहते हैं, क्योंकि जो आपका दो तरह के एनवायरनमेंट है, आपको पता ही है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो पूरा आपका रिस्क फैक्टर से ही भरा हुआ है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे चेंज होगी, इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो उसके अनुसार आपको हमेशा तैयार रहना होता है उन रिस्क से निपटने के लिए। वहां पर व्यावसायिक दक्षता आपकी बहुत काम आती है कि इतनी एफिशिएंसी के साथ आप बिजनेस को चला सकते हैं। और उन जोखिमों से मुक्ति के लिए हम अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं, कि अगर इंश्योरेंस होता है तो भविष्य में अगर कुछ भी हो रहा है तो हम आसानी से उसका सामना कर पाएंगे। क्या आता है हानि निवारण में योगदान। इसमें ये रहता है कि जो बीमा कंपनियां हैं ये भी प्रोवाइड कराती हैं कि किस तरह से आप कार्य करें कि आपके काम में जोखिम कम से कम रहे या फिर हानि ज्यादा ना आए। ये सारी चीजें भी प्रोवाइड कराती हैं कि जो बीमादार है उसको हानि कम से कम हो। आज के टाइम में अगर साधारण बीमा करने वाली संस्थाओं की बात करें तो उन्होंने एक अलग से अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम है आपका लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो उसका काम यही होता है संगठन का कि कम हानि रोकने या फिर कम करने के उपायों का व्यापक प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना कि कैसे आप कार्य करें तो आपको हानि या लॉस कम से कम होगा। फिर आ जाता है वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। इसमें रहेगा कि जो भी चीजों का, जैसे कि एक बिजनेस में है, आपने
बिजनेस में जो व्हीकल्स है उनका इंश्योरेंस करा रखा है, जो भी आपके पास मशीनरी अवेलेबल है उन सबका आपने इंश्योरेंस करा रखा है, फायर इंश्योरेंस करा रखा है, तो जो भी गुड्स आ रहे हैं उनका इंश्योरेंस करा रखा है। तो उसमें ये रहता है कि कोई भी सिचुएशन होने पर आपको क्लेम की राशि मिल जाती है, जिससे कि आपका काम जो होता है वो लगातार चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा तो किसी तरह की आपकी हड़ताल तालाबंदी है या फिर जो आपके श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, वो काम कर रहा है, उसको किस तरह की बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता है, तो आसानी से जो आपका एक बिजनेस है स्मूथली चलता रहता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये आपको एक वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। तो ये हो जाते हैं बीमा के कार्य, जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के रहेंगे। फिर आ जाता है कि बीमा की आवश्यकता, नीड ऑफ इंश्योरेंस। तो अगर आज के टाइम में बात करें तो इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो प्राकृतिक नेचुरल उस पर बात करें या मनुष्य के उसमें मानवता उस पर बात करें तो चेंजेस इतने तेजी से आ रहे हैं कि कब कहाँ पर क्या सिचुएशंस आएंगी कोई आइडिया नहीं होता है। तो वहाँ पर इंश्योरेंस जो होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज के टाइम में जोखिमों से सुरक्षा लेने के लिए या फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके जो दुष्परिणाम निकल रहे हैं उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा या इंश्योरेंस काफी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बीमा की उपयोगिता, एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। इसको आप ये इसका भी कह सकते हैं कि बीमा का महत्व क्या, उससे लाभ आपको मिल रहे हैं। तो अलग अलग तरह से इसका पॉइंट बनेंगे। एक तो आपके जो बिजनेस होता है उसको प्रॉफिट होता है, सोसाइटी को प्रॉफिट होता है, जो व्यक्ति हैं, पर्सन है, उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या रहेगा, सबसे पहला अगर देखते हैं हम व्यवसाय के लिए तो आर्थिक सुरक्षा का साधन है। आपको ये रहता है कि इकोनॉमिक तौर पे जो भी चीज़ों का इंश्योरेंस आपने करा रखा है तो वहाँ पर आप टेंशन फ्री रहते हैं कि अगर किसी तरह को कोई हानि हो रही है तो उसके लिए आपको सेफ्टी या सिक्योरिटी पहले से ही अवेलेबल होगी। फिर आ जाता है व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। साख का आधार है, क्योंकि जो भी चीजें बीमित होती हैं, इंश्योरेंस होता है, उनका इंश्योरेंस होता है तो वहाँ पर आप उसकी मार्केट में साख उस कंपनी की अच्छी बनी रहती है। बचत का साधन, मीन्स ऑफ सेविंग्स। इसमें रहता है कि आपको लगातार एक प्रीमियम की राशि देनी होती है तो उसके लिए आप अपने आप ही सेविंग्स करना या फिर बचत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आपको इतना अमाउंट अपने प्रीमियम के तौर पे जमा करना है। तो वहाँ पर आप समय समय पर जो भी रकम की आवश्यकता होती है उसको अर्न भी करते हैं और सेव भी करते हैं, जिससे कि क्या रहता है आप इकोनॉमिक हो जाते हैं, मितव्ययी बन जाते हैं। फिर रहता है समाज को जो लाभ होगा, व्यवसायिक अस्थिरता से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जो है यहाँ पर बिजनेस जो जब स्मूथली रन कर रहा होगा तो इकोनॉमी में आप क्या रहता है एक स्थिरता बनी रहती है, स्थायित्व बना रहता है। तो वहाँ पर क्या रहेगा, आसानी से बिजनेस चलेगा। जब बिजनेस सही ढंग से चलेगा, किसी को कोई उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं होंगे, तो वहाँ पर समाज को भी लाभ रहता है। जीवन स्तर की स्थिरता बनी रहती है। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, पहले ही मैं इसको डिटेल में समझा चुकी हूँ आपको। व्यक्तियों को क्या लाभ रहता है, जोखिमों से सुरक्षा होना, हानि संबंधी चिंता से मुक्ति हो जाती है, परिवार के लिए आवश्यक प्रबंध करता है। परिवार के लिए आवश्यक प्रबंध कैसे, जैसे LIC है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ही था आपको कि लाइफ में भी व्यक्ति जो होता है सिक्योर रहता है कि भविष्य में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वहाँ पर ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या रहेगी, मेरे फैमिली के लिए सिक्योरिटी के तौर पर रहेगी। बचत और विनियोग को प्रोत्साहन, मोटिवेशन फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसको भी मैंने समझा दिया कि जो छोटी छोटी बचतों को बचाते हैं जिससे कि प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जा सके। तो ये हो जाते हैं वो लाभ या फिर वो एडवांटेजेस जो कि इंश्योरेंस की वजह से मिलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि बीमा के प्रकार या बीमा किस तरह का होता है, कितने टाइप का रहता है। वैसे तो इसको चैप्टर वाइज हम अलग अलग समझेंगे, लेकिन इसको ब्रीफली समझ लेते हैं एक बार कि क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बीमा का वर्गीकरण, तो क्या रहता है, लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, जीवन बीमा, सामाजिक बीमा होता है, सोशल इंश्योरेंस, साधारण बीमा, जनरल इंश्योरेंस होता है, ये कितने तरह का होगा, एक हो जाएगा मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस, यानी कि 3 टाइप की मेन दे रखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और सोशल इंश्योरेंस। अब डिटेल में ये चीजें क्या रहती हैं, इसके आगे अलग अलग चैप्टर्स हम पढ़ेंगे ही, तो वहां पर इसको हम डिटेल में समझेंगे। एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि समृद्ध जोखिमों के अनुसार वर्गीकरण, की बीमा का वर्गीकरण अलग अलग उसमें कि पर्सनल इंश्योरेंस में क्या आएगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या आएगा, लायबिलिटी और गारंटी इंश्योरेंस में क्या आएगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत बीमा, पर्सनल इंश्योरेंस, जब आप जीवन बीमा हो जाएगा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ये आपके पर्सनल इंश्योरेंस होते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में रहेगा जो मरीन इंश्योरेंस हो जाता है, फायर इंश्योरेंस होता है, मशीनरी इंश्योरेंस है, या फिर चोरी बीमा है, पशु बीमा या फिर फसल बीमा। लायबिलिटी इंश्योरेंस में आएंगे लोक दायित्व बीमा, कर्मकार प्रतिकार बीमा, अनिवार्य मोटर बीमा और पुनर्बीमा।
वारंटी बीमा में आता है विश्वस्तता गारंटी बीमा, प्रत्यय गारंटी बीमा, अवक्रय यानी कि हायर परचेज गारंटी बीमा। इन सबको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे अलग चैप्टर वाइज, तो यहाँ पर हम उसको शॉर्ट में ही समझ लेते हैं। अब एक पॉइंट छोटा सा और देख लेते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। अगर कोई आपसे नॉर्मल भी क्वेश्चन जरूर पूछता है कि इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, आप लोग के भी माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या डिफरेंस हो जाता है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में ये डिफरेंस बताया गया है कि जो इंश्योरेंस होता है आश्वासन जिसे कहा जाता है, और इंश्योरेंस आपका बीमा होता है। तो आश्वासन जो होता है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में ही यूज किया जाता है। आश्वासन का मतलब होता है कि 100% उसको वो चीज दी ही जानी है। यहाँ पर जो जीवन बीमा होता है उसमें जो बीमित राशि होती है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि या तो उसका जितने टाइम के लिए वो पॉलिसी ली गई वो टाइम लिमिट वो क्रॉस करेगा वो व्यक्ति, या फिर उसका कभी ना कभी डेथ होनी है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। तो इसलिए अश्योर रहता है वो व्यक्ति कि उसको जो भी राशि है वो मिलनी ही मिलनी है, या तो उसको टाइम को मिलेगी अगर टाइम लिमिट हो जाती है, जैसे 20 साल का बीमा कराया है लाइफ इंश्योरेंस, 20 साल तक वो जीवित रहता है तो वो राशि उसी को मिल जानी है। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को मिल जाएगी, तो वहां पर अश्योर्ड रहता है। इंश्योरेंस में रहता है कि अगर आपने जैसे कि फायर इंश्योरेंस कराया है तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने 10 साल के लिए इंश्योरेंस कराया है तो उस 10 साल में अग्नि से कोई नुकसान हो ही, अगर नहीं होगा तो वो राशि नहीं मिलती। तो इसलिए क्या रहता है, इसको इंश्योरेंस कराया जाए। तो अश्योरेंस शब्द जो रहेगा वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से ही जुड़ा रहता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।